Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर, इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएशन की बात करी थी और हम लोगों ने ये सीखने की कोशिश करी थी कि अगर हमारे डेटा में कोई वेरिएशन होता है तो उसको हम कैसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कैप्चर करने का मतलब पता क्या है? जो मुझको आँख से दिखाई पड़ रहा है, जो मुझको समझ में आ रहा है, उसको हम अपने मैथमेटिक्स के रूलों का इस्तेमाल करते हुए, मैथमेटिक्स के जो हमारे नियम होते हैं उन नियमों का इस्तेमाल करते हुए हम उनको स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के रूप में कैसे बदलेंगे। तो हमने क्या किया, कैसे मैंने दो चीज़ों के बारे में बात करी थी, रेंज के बारे में बात करी थी, क्वांटाइल्स के बारे में बात करी थी, अर्थात हम लोगों ने पर्टिकुलरली क्वांटाइल्स की बात करी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे डेटा के अंदर वेरिएशन था, उसके अंदर मैंने अपने मैथमेटिक्स के टूल इस्तेमाल किए। कौन से? मैक्सिमम, मिनिमम और उनके जो मैंने क्वांटाइल्स भी निकाल लिए। लेकिन जब मैंने दोनों का अंतर लेने की कोशिश करी तो उसने मुझे उस डेटा के अंदर जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है वेरिएबिलिटी के बारे में, वो मुझे बता दिया। तो देखा हम लोगों ने क्या किया था, जो डेटा के अंदर छुपी इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने अपने सांख्यिकी के नियमों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा टूल डेवलप किया जिससे जो उसकी वैल्यू है वह हमारे अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को मुझको बाहर साफ साफ दिखा रही है। ओके, ये बिल्कुल उसी तरह की बात होती है कि जैसे अगर कोई डॉक्टर है कि किसी पेशेंट का एक्सरे देखता है और एक्सरे देख करके उसके शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसको देख करके बता देता है, राइट। तो अब आपको बेसिकली यहाँ पे देखिए, चाहे इंटर क्वार्टाइल रेंज हो, चाहे क्वार्टाइल डेविएशन हो, चाहे रेंज हो, ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं और उनको निकालना आपने देखा था बहुत ही आसान है। चाहे आप उसको मैनुअली निकाल लें, चाहे आप आर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो आपको सीखना है, और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी कभी मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ सबको लगता है इसमें क्या रखा है, खाली रेंज निकालनी है, क्वार्टाइल डेविएशन ही तो निकालना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन समझाने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि एक जो इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा के अंदर छुपी हुई थी उसको मैंने क्या करके बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को अगर आप निकालना सीख जाओगे तो भविष्य में आपके सामने डेटा साइंसेज में, बिग डेटा में, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में अगर कोई और कंडीशन आएगी, कोई और सिचुएशन आएगी तो आप अपने नए टूल्स डेवलप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा सोचने वाला इंसान बनाना चाहता हूं जो सही डायरेक्शन से सोचे। ये रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन तो बुक्स में अवेलेबल हैं, वो तो आप भी पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए हम आज अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने आपको पिछली बार कॉन्सेप्ट दिया था रेंज का कि दो वैल्यूज़ के बीच में आपने अंतर निकाल करके उसकी वेरिएबिलिटी निकाल ली, ऐसे ही हम आज एक और नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और वह कॉन्सेप्ट हमारा है डेविएशन। ये क्या होता है? जैसे आपको याद होगा मैंने एक उदाहरण लिया था जहाँ पर मैंने ये बताया था कि आपके क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं और उनका कोई एग्ज़ाम होता है, उनके नंबर आते हैं और आपके भी नंबर आते हैं, और आपका जो एक यूजुअली अपने टीचर के पास जाकर के पहला सवाल क्या होता है कि सर क्लास एवरेज क्या है, अर्थात क्लास में जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी नंबर आए हैं उनको अगर हम सम करने की कोशिश करेंगे तो उसका अर्थमेटिक मीन हमारा क्या निकलेगा। अगर हम सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन ही तो निकलेगा। वो आपको बता देता है कि हाँ कि भाई इस जो भी क्लास का जो एवरेज आया है इस बार से 70% आया है। अब आप क्या करते हो, आप अपनी वैल्यू को उस क्लास एवरेज से कंपेयर करने की कोशिश करते हो, राइट। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप क्या करते हो, आपको अपना क्लास एवरेज मिल गया और आपके जितने भी
नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं, आप उसको उस एवरेज वैल्यू से कंपेयर करने की कोशिश करते हो और उसकी बेसिस पर आप बहुत सारे अपने जो भी इंफॉर्मेशन को उस डेटा में से बाहर निकालने की कोशिश करते हो। जैसे अगर आपको ये पता है कि अगर आपके जो नंबर आए हैं वह उस क्लास एवरेज के आसपास अगर हैं, तो ये तो पक्की बात है कि आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, अनलेस एंटिल की बहुत ख़राब कंडीशन हो कि वो पूरी क्लास फेल हो रही हो। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, राइट। और अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें वो मैं आपको उदाहरण देने के बाद बताऊंगा। अगर आपके नंबर उस सेंट्रल वैल्यू से उस एवरेज वैल्यूज के आसपास हैं तो कोई बात नहीं, आपने उसको कंक्लूड कर लिया कि आपकी जो क्लास में परफॉर्मेंस एवरेज है तो आपको कोई एवरेज ग्रेड मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके नंबर उस एवरेज वैल्यू से दूर हैं तो आप क्या करते हो? अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि आपके नंबर एवरेज वैल्यू से दूर हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। आपके नंबर उस एवरेज नंबर से नीचे हैं या उसके ऊपर है। कि अगर हमारा क्लास एवरेज अगर 70% आया है तो आपके 90% मार्क्स हैं कि 50% मार्क्स हैं, राइट। 70% एवरेज, 50% में क्या हुआ, 20% आप उसके नीचे हो और अगर 20% ऊपर जाओगे तो 90% हो गया, ये तो हुआ। लेकिन दोनों के क्या कंक्लूजन अलग अलग नहीं होते हैं। अगर आपके नंबर नीचे आए हैं तो आपको पता है कि आपकी ग्रेड यूजुअली सामान्यतः जो भी क्लास की एवरेज ग्रेड से तो नीचे आएगी, और अगर आपके नंबर अगर एवरेज मार्क्स से ऊपर आए हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपकी ग्रेड यूजुअली जो भी क्लास की एवरेज ग्रेड होगी उसके ऊपर ही तो आएगी। अब यहाँ पर मैंने क्या बात करी, मैंने अभी आपको एक ही एस्पेक्ट बताया। मैंने बताया कि आपकी वैल्यू अगर एवरेज वैल्यू से नीचे या उसके ऊपर होगी, अर्थात आपको उसका आपके नंबर और एवरेज वैल्यू के जो 20 का डिफरेंस है, डिफरेंस के साथ में आपको उसका डायरेक्शन भी देखना है कि वो आपके नंबर एवरेज वैल्यू से नीचे डायरेक्शन में है कि ऊपर डायरेक्शन में है, राइट। पहली बात तो ये है। और साथ ही आपको यह भी देखना है कि आपके नंबर उस एवरेज वैल्यू से अगर ऊपर या नीचे हैं तो कितना ऊपर नीचे हैं। जैसे अगर हम कहें हमारा क्लास एवरेज अगर 70% है, मैंने कहा मेरे पास दो ऑप्शन है कि हमारे नंबर या तो 69% है या 71% है। अब अगर आप सांख्यिकी की निगाह से आएंगे तो जब आप नंबरों की बात करते हो तो आपको पता है कि 1% नंबर बहुत ही सारे रैंडम फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और हो सकता है कि जिस स्टूडेंट के नंबर 69 आए हों या 1% आए हों या 70% ही क्यों ना आए हों, सभी की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक सी रहती है। तो आपको ये पता है कि अगर मेरे 70% से अगर 1% कम या 1% ऊपर आएंगे, देन हम अपनी ग्रेड के बारे में बहुत कॉन्क्रीट फैसला नहीं कर पाएंगे, या हमारा फैसला का जो कॉन्फिडेंस से कम रहेगा। क्या हम कह सकते हैं कि 70% पर अगर आपकी बी ग्रेड आ रही है तो 71% पर ए ग्रेड आ जाएगी और 69% पर सी ग्रेड आ जाएगी? कहना बहुत कठिन है। लेकिन जैसे जैसे आपके नंबरों की और उस एवरेज वैल्यू की दूरी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि आपकी हमको कौन सी ग्रेड मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे दो बातों का ध्यान दिया। एक था उस एवरेज वैल्यू से जो ऊपर नीचे हो रहा है, अर्थात उसकी डेटा वैल्यू की डायरेक्शन, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। तो अब मुझे ये बताइए, क्या हम इस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की सहायता से कोई अपना मेजर ऑफ वेरिएशन डिफाइन कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। लेकिन जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो हमको लगता है कि चाहे वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम हो या ज़्यादा हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा के अंदर हमको खाली वेरिएशन को मेज़र करना है।
तो नीचे हो या वो ऊपर हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको फ़र्क पड़ता है देन आपको उसी के तरीके से अपना टूल भी तैयार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि कोई भी हमारी वैल्यू अगर एवरेज वैल्यू से कम या ज़्यादा है तो उसके जो हमारे परिणाम होंगे एक से होंगे, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम आज इस्तेमाल करेंगे और हम अपने इस वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए हम ऐसे स्टैटिस्टिकल मेजर को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो इस डेविएशन पर बेस्ड हो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमारा जो डायरेक्शन है उससे भी इंडिपेंडेंट हो जाए, राइट। तो चलिए आज हम एब्सोल्यूट डेविएशंस की बेसिस पर हम अपने किस तरह के मेजर ऑफ वेरिएशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। और चलिए इस लेक्चर का आरंभ करते हैं। तो और इस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो आपको हमारे होम पेज से मिल जाएंगी और हमारे होम पेज का क्या एड्रेस है, home.iitk.ac.in/SHALAB/SP SP का मतलब स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ से भी कोई इन स्लाइड्स को डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए और स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में अवेलेबल कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर की सहायता ले सकते हैं, राइट। और उसके बाद में अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे होम पेज पे चले जाइए और होम पेज पर जाने के लिए कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन में जा कर के आप हमारा नाम टाइप कर दिए और हमारे संस्थान का नाम टाइप कर दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज दिखाई पड़ जाएगा। और उस होम पेज पर आने के बाद में आपको स्वयं प्रभा के लिंक के अंदर आपको इस लेक्चर की और बाकी लेक्चर्स की स्लाइड PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अपने मेजर ऑफ जो भी हमारे वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम अपने टूल का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एक छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये मैंने देखिए एक क्रॉस और उसको मैंने सर्किल कर दिया, ये हमारी क्या है, कोई एक एवरेज वैल्यू है। ये एवरेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे अर्थमेटिक मीन हो, मीडियन हो, मोड, ठीक है, वो हमारी जो डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी है उसके बारे में इंडिकेट कर रही है, ओके। अब हमारे पास बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं और अगर हम उसको स्कैटर डायग्राम में अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए कुछ इसी तरीके की तो होंगी, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं। आप ज़रा अपनी एवरेज वैल्यू, ये जो सेंटर पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसके बीच की दूरी को देखिए और जरा सा एक और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी को देखिए, राइट। एवरेज वैल्यू और इस पॉइंट के बीच के, इसको हम दे देते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसको हम नाम दे देते हैं। दोनों की दूरी में क्या फ़र्क है और ये जो आपका डेटा है ये किसी एक ही प्रोसेस से जनरेट होकर के आया है, राइट। क्या आप मान सकते हैं कि आपने एक ही खेत के आपने बहुत सारे हिस्से कर दिए और उन्हीं हिस्सों में आपने बराबर क्वांटिटी के बीज डाल दिए, बराबर इरिगेशन करी और उसी तरह की वातावरण की कंडीशन थी और कुछ महीने के बाद में जो भी फसल हुई है वो उसकी क्वांटिटी है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कई सारे डेटा पॉइंट हैं और हर डेटा पॉइंट की एवरेज वैल्यू से जो दूरी है वो अलग अलग है। अब ठीक है, हम अगर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एवरेज वैल्यू के वो ज़्यादा करीब है और पॉइंट नंबर 2 हमारा एवरेज वैल्यू से ज़्यादा दूर है। उसके अलावा क्या है, देखिए एवरेज वैल्यू के तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ली है। अब हम जरा सा एवरेज वैल्यू की राइट हैंड साइड में वैल्यू लेते हैं, राइट। ये हमारा आप मान लीजिए कि राइट हैंड साइड है। अब ये देखिए ये आपका पॉइंट नंबर हो गया मान लीजिए 3, इसके भी देखिए बीच में एक कुछ डेविएशन है, कुछ एक दूरी है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर अगर हम एक्सिस बनाने की कोशिश करें, एक हाइपोथेटिकल एक्सिस, जैसे कि ये हमारा XY एक्सिस हो गई, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यूज़ हमारे बाएं हाथ में आई इनका हमारा साइन नेगेटिव हो जाएगा और जो हमारे दाएं हाथ में आई हैं उनका साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या निकालना चाहते हैं? आप अपने डेटा के अंदर जो हमारा वेरिएशन है आप उसको निकालना चाहते हो। तो अब ये हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो हमारा डेटा में वेरिएशन हो रहा है वो बाएं हाथ में है या वो दाएं हाथ में है। क्यों? क्योंकि मुझे खाली
एक ही पॉइंट का वेरिएशन नहीं निकालना है, मुझको अपना पूरा जो डेटा सेट है जिसके अंदर 20 वैल्यू, 100 वैल्यू, 200 वैल्यू, 1000 वैल्यू, लाख वैल्यू हो सकती हैं, हमको उनका सभी का एक मेजर ऐसा निकालना है जो मुझको खाली एक ही वैल्यू दे और मुझे वहाँ से पता चल जाए। तो अब अगर मान लीजिए कि अगर आप ये कहते हो, सपोज हम यहाँ पे देखिए इसका नाम एक हम दे देते हैं कि जो हमारे पॉइंट नंबर 1 है इसकी और एवरेज वैल्यू के बीच की दूरी है सपोज D1, पॉइंट नंबर 2 और जो एवरेज की के जो बीच की वैल्यू है वो है D2, और पॉइंट नंबर जो हमारा 3 है इसके जो बीच की वैल्यू ये हमारी है D3। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि ठीक है आपको टोटल वेरिएशन निकालना है, तो आपने क्या किया, आपने हर एक पॉइंट का ऐसे ही आपने वेरिएशन निकाल लिया और आपने कहा कि ठीक है हमको अगर अपना टोटल वेरिएशन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम D1, D2, D3, D4 सब निकाल लेंगे और हम D1 प्लस D2 प्लस D3 इत्यादि कर देंगे। अब देखिए उसमें से क्या होगा, कुछ वैल्यूज़ तो हमारी यहाँ पे पॉजिटिव होंगी D1, D2, D3 इत्यादि से, और कुछ वैल्यू हमारी नेगेटिव होंगी। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि जब हम इनका सम करने की कोशिश करेंगे तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू नेगेटिव है, तो पता चला कि ये वैल्यू हमारी 0 के आसपास आ गई, राइट। अब जब ये वैल्यू 0 के आसपास आ गई तो इसका मतलब ये हमको इंडिकेट करेगा कि जैसे कि हमारे डेटा में कोई वेरिएशन ही नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आपको देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में आंख से दिखाई पड़ रहा है कि डेटा के अंदर वेरिएशन है, और डेटा का वेरिएशन हम कहाँ से बात कर रहे हैं, जो हमारे डेटा की एवरेज वैल्यू हो उसके आसपास हमारे जो बाकी डेटा सेट है वो किस प्रकार से स्कैटर्ड है। तो अर्थात जब हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमने कहा कि ठीक है, अब यहाँ पे जो ये जो वैल्यू हमारी 0 आ रही है, क्यों 0 आ रही है, कुछ वैल्यूज़ हमारी DIs की पॉजिटिव हैं और कुछ हमारी नेगेटिव हैं। तो हमने कहा कि ओके, हमारी जो समस्या आ रही है वो आ रही है इसका साइन है, उसके कारण हमको समस्या आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सिस के जो बाईं ओर की वैल्यू है यहाँ पर मैंने ले लिया है नेगेटिव वैल्यू, और जो एक्सिस के जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वहाँ पर मैंने ले लिया पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, हम इस सिंबल्स इस जो हमारा साइन है, डायरेक्शन है, हम उसको इग्नोर करने की बात करते हैं। अब साइन को कैसे इग्नोर किया जाए, साइन तो उसमें है ही। अगर आप इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर दोगे तो आपका जो भी स्टैटिस्टिकल मेजर होगा वो तो ख़राब हो जाएगा, और शायद वो ईमानदारी की बात भी नहीं होगी कि आपने अपने स्टैटिस्टिकल मेजर को अपनी इच्छा के अनुसार आपने उसको चेंज कर लिया। लेकिन हमारे पास एक मैथमेटिक्स में टूल है जिसके थ्रू हम अपनी ये D1, D2, D3 की जो डायरेक्शन है उसको हम बदल सकते हैं। पहला टूल क्या है, हम हर एक अपने D1, D2, D3 एटसेट्रा की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें, राइट। जो भी इसकी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है हम उसको निकाल लें। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम जो भी आपका ये D1, D2, D3 है इनको हम स्क्वायर कर दें, राइट। ये दोनों भी जो भी, चाहे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है या स्क्वायर करना है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो D1, D2, D3 की वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएंगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही रहेंगी, राइट। तो और अगर हम इन सारी वैल्यूज़ का अगर हम सम करने की कोशिश करें, हम सबको जोड़ लें आपस में, तो हमको देखिए क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पर इनका टोटल वेरिएशन मिल जाएगा। लेकिन अब टोटल वेरिएशंस तो अगर हमारे पास में क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ते जाएंगे तो हमारा ये तो सम बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये जो भी मैंने यहाँ पे सम लिया हुआ है इसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नहीं लग रहा ये आपको एक जैसे कि अंदाजन जो एवरेज वेरिएशन है उसके बारे में पता चल जाएगा,
और आपको तो एक ही वैल्यू चाहिए। और जो एवरेज वेरिएशन ऐसा है कि जैसे जैसे अगर आपके D1, D2, D3 इत्यादि अगर बढ़ते भी जाएंगे तो भी एवरेज की वैल्यू तो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी ना। और अगर हमारा अगर एवरेज अगर इंक्रीज करता है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारे डेटा में कुछ वेरिएशन हो रहा है। क्यों? अगर हम कहें, मान लें अगर हम यहाँ पे एक कुछ वैल्यूज़ ले लें, से 5 + 5 + 5, और इसका मुझको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 5। और अगर हम यहाँ पे 5 बार 5 कर लें तो भी इसका अर्थमेटिक मीन आपका कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें से एक वैल्यू को अगर हम मान लिए 5 से 50 कर दें, तो आपको देखिए अर्थमेटिक मीन बदल जाएगा ना। राइट। तो इसीलिए अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन लेंगे तो उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है कि अगर उसमें से अगर हर एक डेटा का वेरिएशन अगर बराबर है, समान है, तो अगर हम अपने डेटा की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे वेरिएशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अगर हमारे हर एक डेटा का वेरिएशन बहुत अलग अलग है, तो हम जब भी इसका एवरेज लेंगे तो हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो बदलती जाएगी। राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो आपने D1, D2, D3 लिए हुए हैं ना, मैं देखिए यहाँ पे इनको फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इसको एक अलग कलर से कर रहा हूँ। ये आपका है D2, ये आपका है D1, ये आपका है D3। ये D1, D2, D3 हैं क्या? आप उनको क्या कहोगे? आपको नहीं लग रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं D1, D2, D3, ये हमारे ऑब्जर्वेशन की एवरेज वैल्यू से हमारा कितना डेविएशन हो रहा है उसके बारे में बता रही हैं? राइट। आप यही बात तो कह रहे हो कि आपको देखिए यहाँ पे पिक्चर देखे नहीं लग रहा है कि D1 है वो सबसे छोटा है और उससे आपको है D3 उससे बड़ा है और जो D2 उससे बड़ा है। तो अर्थात इसको आपको देख के ये भी तो लग रहा है कि D1 जो है वो हमारा पहले ऑब्जर्वेशन और एवरेज वैल्यू के बीच की दूरी है, D3 हमारा तीसरे ऑब्जर्वेशन और एवरेज वैल्यू के बीच की दूरी है, और जो D2 है ये हमारे दूसरे ऑब्जर्वेशन और एवरेज के बीच की दूरी है। राइट। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर कोई दूरी किसी अगले पॉइंट की दूरी से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि पहले वाले पॉइंट में वेरिएशन ज़्यादा है। राइट। तो देखा आपने क्या किया, हर एक पॉइंट का अपनी एवरेज वैल्यू से दूरी निकाल ली और उसको आपने क्या कह दिया? डेविएशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं विचलन। राइट। और आपने इन्हीं तरह के डेविएशंस का आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट में करने के बाद आपने उनका मीन वैल्यू निकाल ली। अब प्रॉपर फॉर्मेट से मेरा क्या मतलब था कि आपने उसको साइन से इंडिपेंडेंट कर दिया कि उसका प्लस साइन होगा डेविएशन का कि माइनस साइन होगा। आपने इस इंफॉर्मेशन से को आपने D1, D2, D3 इत्यादि से इंडिपेंडेंट कर दिया। कैसे इंडिपेंडेंट कर दिया? या तो आप उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए या आप उसको स्क्वायर कर दीजिए। राइट। तो देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने स्टैटिस्टिकल मेजर जो कि हमारे डेटा के वेरिएशन को नाप सके, उसको हमने अपने D1, D2, D3 इत्यादि अर्थात डेविएशन की बेसिस पर निकाल लिया। राइट। और इसमें से देखिए एक सबसे बड़ी खास बात क्या है जो आपका ध्यान ही नहीं गया अभी तक। आपने जब भी कभी अपने रेंज, इंटर क्वार्टाइल और ये क्वार्टाइल डेविएशन की बात करी थी तो उसमें से क्या था, ये जो वैल्यूज़ हमारी थी ये हमारी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पर बेस्ड थी खाली, कि जैसे हमारी रेंज है, रेंज खाली 2 पॉइंट पर बेस्ड है, मिनिमम या मैक्सिमम, और इंटर क्वार्टाइल रेंज और दो क्वार्टाइल डेविएशन है ये हमारा खाली Q1 और Q3 2 पार्टीशन वैल्यू पर ही बेस्ड है। और इसका ड्रॉबैक क्या था कि इन आपने खाली 2 ही पॉइंट का तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास तो 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है। तो उस वाले जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज इत्यादि का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि आपने अपने यहाँ पर अपने डेटा के अंदर जो भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, आपने अपने जब डेटा का इस्तेमाल ही नहीं किया तो आपको वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? राइट। तो अब हमने क्या किया कि इसीलिए हमने एक और मेजर की खोज करना शुरू किया और हमने सोचा कि यह मेजर हमारा सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल
करने के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अर्थात कि हमारा वो जो वेरिएशन का जो मेजर है, सारे ऑब्जर्वेशन के अंदर छिपी हुई इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो हमारा जो भी स्टैटिस्टिकल मेजर होगा वो भी अच्छा ही होगा। ओके, इसीलिए हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको पूरी ये जो भी एक मेथोडोलॉजी बताने की कोशिश करी है, वो इसीलिए कोशिश करी है कि अगर हमारे पास, मान लीजिए कि अगर हमारे पास 25 डेटा पॉइंट्स हैं, तो 25 डेटा पॉइंट्स का हम जो भी उसकी एवरेज वैल्यू से डेविएशन निकाल सकते हैं, और हमारे पास 25 वैल्यूज़ आ जाएंगी और हम उन 25 डेविएशन की वैल्यूज़ का हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। हाँ, उसको निकालने के लिए हमको उसको साइन से इंडिपेंडेंट करना है, जो भी उनका चिन्ह है, डायरेक्शन, उससे इंडिपेंडेंट करना है। तो उसके लिए चाहे हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, चाहे हम उसको स्क्वायर करके एवरेज ले लें, राइट। तो इसलिए हमारी अब आवश्यकता क्या है, एक हमको ऐसा मेजर चाहिए जो हमारे सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करता हुआ है, और वह हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों ओर हमारी डेटा का कैसा कंसंट्रेशन है उसके बारे में बात करना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए अगर हम यहाँ पे अपना एक स्कैटर डायग्राम अगर हम ये बना दें, अब हम थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं कि मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है, वहाँ पर मैंने कहा है कि जो डेटा की एवरेज वैल्यू है उसके आसपास हम अपने डेटा पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, और उसके द्वारा मैंने आपको जो D1, D2, D3 डिफाइन करके मैंने आपको डेविएशंस का आइडिया दे दिया कि ये डेविएशंस क्या चीज़ होते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ करके सोचते हैं कि हम अपना जो डेटा का कंसंट्रेशन है, क्यों हरदम खाली हम अर्थमेटिक मीन या कोई सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही देखते हैं। ये तुम्हारा कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A, राइट। और इस पॉइंट से आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो देखिए इस हर एक पॉइंट का जो कंसंट्रेशन देखिए अलग अलग आया, राइट। देखिए ये, तो आप ये कह सकते हो कि यह आपका जो है D1 है, या आपका D2 है, या आपका D3 है, या आपका D4 है, या आपका D5 है, या D6 है, D7 है, राइट। अब देखिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर कोई X और Y एक्सिस भी है, राइट। और आप ये मान सकते हो कि जो भी हमारे पॉइंट्स इस Y एक्सिस के राइट हैंड साइड पर हैं, ये सब पॉजिटिव होंगे, और सारे पॉइंट्स हमारे जो भी इस Y एक्सिस के बाएं हाथ में वो हमारे नेगेटिव होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पॉइंट्स बने थे ना, इनको ये जो बने हुए थे, ये जिनके अराउंड मैंने D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 लिया हुआ है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सॉर्ट ऑफ X1, X2, X3 अप टू X7 है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर एक xi को अपने ऑब्जर्वेशन को A से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। A हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है, कुछ भी। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये हमारा अर्थमेटिक मीन है। ये आपके उस जहाँ पर भी आपका जो स्पेस है, जहाँ पे आपका डेटा है, वहाँ पे आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो। मैंने यहाँ पे लिया है, आप अगर चाहो तो आप यहाँ भी ले सकते हो, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा xi की वैल्यू अगर एग्जैक्टली A के बराबर है, तो आपका जो डेविएशन है, डेविएशन आपने कैसे डिफाइन किया है, से xi माइनस है, राइट। मैंने को डिफाइन कर दिया i डेविएशन है xi माइनस है, तो डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। और अगर हमारी xi की वैल्यू अगर A से ज़्यादा आती है, राइट, कैसे देखिए आप अगर कहिए इस वाले रीजन में जहाँ पर मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले रीजन में, यहाँ पर क्या है, xi की वैल्यू A से ज़्यादा है। तो जब xi की वैल्यू A से ज़्यादा है तो हम कह देंगे कि हमारा di ग्रेटर देन 0 है। और दूसरी ओर अगर हम कह देंगे कि अगर हमारी xi की जो वैल्यू हमारी A से कम अगर है, तो हमारा इस y एक्सिस के बाएं हाथ में सारी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। तो अगर हमारा xi लेस देन A है तो हम कह देंगे कि di हमारा नेगेटिव है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, डेविएशन। और काहे का डेविएशन,
कोई भी ऑब्जर्वेशन एक्स आई का कोई भी वैल्यू हो ए, उसके अराउंड हमारा जो भी डेविएशन होगा, या किसी वैल्यू एक्स आई का जो हमारी ए वैल्यू है उसके साथ में क्या डेविएशन होगा, उसको हमने डी आई से इंडिकेट कर दिया। राइट। अब अगर आप देखिए, ये जो हमारे डी आई की वैल्यू है, ये हमारे इस पर डिपेंड कर रही है कि एक्स आई की वैल्यू हमारी ए के बराबर है, कम है या उससे ज़्यादा है। राइट। अब अगर हम अपने इन सारे जो भी हमारे डी आईज आ गए हैं, इनका अगर हम एक एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि एवरेज से हमको एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी ना, कि उसको देख करके मुझे समझ में आएगा कि हमारी जो भी हमारा वेरिएशन क्या है। अगर हम आपको बता देंगे, हम आपके पास 500 ऑब्जर्वेशंस है और आपने D1, D2, D500 की वैल्यू आपको बता दी, किसी की वैल्यू है -1, किसी की +2, किसी की -3, किसी की +7, किसी की -8, किसी की +10, इसको सुन करके आपको क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। राइट। तो इसका मैंने एवरेज वैल्यू निकाल ली। अब जब एवरेज निकाला तो हमको समस्या आ गई कि कुछ वैल्यू हमारी डी आई की पॉजिटिव है और कुछ वैल्यू हमारी डी आई की निगेटिव है। तो जब हम इसमें से इसका अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इस एवरेज की वैल्यू हमारी 0 के आसपास आ जाए। अब जब 0 के आसपास आ गई तो इसका मतलब हो गया कि इस डेटा में वेरिएशन तो है ही नहीं, या अगर है तो बहुत ही कम है। तो यह भी हमारे सही इंफॉर्मेशन नहीं हमको बता रहा है। तो हमने देखा कि हमारी यहाँ पे क्या समस्या हो रही है। जो हमारा एवरेज वैल्यू डी आई जो 0 के आसपास आ रहा है, उसके पीछे गलती ये हो रही है कि सम ऑफ जो डी आई है, जो सारे हमारे D1, D2, D3 इत्यादि का जो जोड़ है, वह हमारा 0 के आसपास है। तो हमने क्या किया, हर एक डी आई को मैंने उसका जो साइन होता है उसको मैंने हटाने की कोशिश करी। तो और हमने कहा कि हम उसका खाली जो मैग्नीट्यूड है हम उसको कंसीडर करेंगे। राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस D1, D2 जो भी हमारे डेविएशंस हैं, उनका हम साइन कंसीडर नहीं करते, हम उनका खाली मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो हम अपने डी आईज का जो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाल लें, और या हम उन डी आईज को स्क्वायर कर दें और फिर हम कंसीडर करें। अर्थात कि जो भी हमारे यहाँ पे D1, D2 इत्यादि दिए हुए हैं, हम सभी को पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के ले लें, और या हम इसको D1, D2 जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं हम उनको स्क्वायर कर दें। तो दोनों केसेस में हमारा इसका खाली जो मैग्नीट्यूड है हम उसी को कंसीडर करेंगे। राइट। ओके। अब हम अपने इसी तरह के स्टैटिस्टिकल मेजर को डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो हमारे डेविएशंस के मैग्नीट्यूड पर बेस्ड है। तो अब हम अगर ये मान लेते हैं, अगर हमारे पास कोई डेटा है x1, x2, xn, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ये डेटा हमारा कोई भी डिस्क्रीट डेटा हो सकता है, अनग्रुप डेटा हो सकता है, या ये हमारा ग्रुप डेटा हो सकता है। तो हमको, जैसा आपने देखिए अर्थमेटिक मीन के केस में, या आपने डिफरेंट तरीके की जो सेंट्रल ऑफ मेजर टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था, रेंज और जो क्वार्टाइल डेविएशन इत्यादि सब पढ़ा था आपने, तो आपने देखा था कि हम हरदम दो तरह के टूल्स की बात करते हैं। जब हमारा डेटा अनग्रुप्ड है या हमारा ग्रुप्ड है। जब हमारा डेटा अनग्रुप्ड होता है तो हम ओरिजिनल डेटा लेते हैं, और जब हमारा डेटा ग्रुप्ड होता है तो हम अपने अनग्रुप्ड डेटा को पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे हम अपने सारे कार्य करते हैं। राइट। तो सबसे पहले चलिए हम अपना पहला केस लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वह अनग्रुप्ड डेटा है, और इसमें से हमारे जो भी हमारा वेरिएबल है वो क्या हमारा है कैपिटल X, और जो इसके ऑब्जर्वेशंस हमारे हैं वो हमारे हैं x1, x2, xn। राइट। और अगर मान लीजिए यही डेटा हमारा अगर ग्रुप के फॉर्म में अगर है तो हमको क्या करना है, इस डेटा को हमको डिफरेंट भिन्न ग्रुप्स में पहले डिवाइड कर लेना है। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास सपोज x1, x2, xn जो भी हमारा कुछ डेटा है उसको मैंने k क्लास इंटरवल्स में बांट दिया। राइट। और हमारे क्लास इंटरवल क्या है,
E1 to E2, E2 to E3, EK माइनस 1 टू EK। और आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ये वाला कार्य तो आप पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। और उसके बाद हमने इस क्लास इंटरवल से उनके मिड पॉइंट है उनको निकाल लिया, अर्थात जो भी आपकी लोअर लिमिट थी और अपर लिमिट थी दोनों की एवरेज वैल्यू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से जो और इसको मैंने इंडिकेट कर दिया x1। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा संभल करके यहाँ पर रहना है कि अनग्रुप डेटा में मैंने x1, x2, xn मैंने अपने ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन लिए थे, और जब हमारा ग्रुप डेटा है तो x1, x2, xk हमारे क्या हैं, क्लास इंटरवल की जो बीच की वैल्यू हैं, मिड वैल्यू हैं वो हैं। तो हमने अपने सारे क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लिया x1, x2, xk, और हमने हर एक क्लास इंटरवल की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी निकाल ली। राइट, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालना भी आता है। तो पहले क्लास की जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है ये आपने इंडिकेट कर दी, जैसे f1। दूसरे क्लास की जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हो गई f2, और उसी तरीके से जो आपकी kth क्लास की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है ये आपकी हो गई fk। राइट, और आपने ये मान लिया कि जो आपका स्मॉल n है ये आपका f1 प्लस f2 प्लस fk है, सारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी का सम है। अब देखिए हम यहाँ पे अपने एक स्टैटिस्टिकल मेजर को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, आपके पास देखिए दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए और उनका आप अर्थमेटिक मीन ले लीजिए, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपने डेविएशंस की स्क्वायर्ड वैल्यू निकाल लीजिए। आप हर एक वैल्यू को उसके खुद की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपकी वैल्यू है D1 तो आपने उसको D1 इंटू D1 कर दिया। राइट, D2 है तो उसको D2 स्क्वायर कर दिया। D3 है तो आपने उसको D3 स्क्वायर कर दिया, इत्यादि। तो हम यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी हमारे डेविएशंस थे xi और a के बीच में, कोई भी हम कोई भी पॉइंट a ले लेते हैं, इसका मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। राइट, और इसमें से हमारे पास इस तरह के कितने वैल्यूज होंगी, i गोज फ्रॉम 1 to n, इसका मैंने सम कर दिया और इसका मैंने एवरेज वैल्यू निकाल दी। राइट, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशन x1, x2, xn का कोई भी वैल्यू हमारी a है, कैपिटल A है, उसके अराउंड ये उसका एब्सोल्यूट डेविएशन है। राइट, और ये हमारी एब्सोल्यूट डेविएशन की परिभाषा है जब हमारा डेटा अनग्रुप्ड होता है। राइट, यहाँ पर मैं आपको आगे जाने के पहले मैं आपको हम इस पॉइंट को साफ साफ बताना चाहेंगे कि आप हो सकता है कि आप में से बहुतों के दिमाग में आ रहा हो कि ये जो हमारा कैपिटल A वैल्यू ली है ये हमारी अर्थमेटिक मीन क्यों नहीं है, या मीडियन क्यों नहीं है, या कुछ और क्यों नहीं है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, हम अभी थोड़े समय हम इसके बारे में भी बात करके आपको बताएंगे कि कैपिटल A की जो वैल्यू होती है, हमको कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको हम अपने डेटा की बेसिस पर कंप्यूट कर सकते हैं, या ये वैल्यू मुझको नोन होनी चाहिए। राइट, तो एनीवे हम उसकी भी बात नहीं करें। अभी आप ये मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि जो कैपिटल A की वैल्यू है ये आपको नोन है, पहले से पता है, कहीं से पता चल गई है। ओके, अब हम पहले आगे जाने के पहले अगर हम ये यहाँ पे डिफाइन कर लें कि अगर हमारा डेटा ग्रुप डेटा है, अर्थात वो कोई कंटिन्यूस वेरिएबल के ऊपर आया है, हम अपने मिड वैल्यूज़ का, यहाँ पर एक्साइज आपकी क्या है, मिड वैल्यूज़ हैं, हर एक मिड वैल्यू का A से डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, और साथ में जो हर एक क्लास की करस्पॉन्डिंग हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है उसको लेंगे fi, और इसका हम मीन निकाल देंगे। तो अगर आप ध्यान दें, अगर आपको ये याद हो कि ग्रुप और अनग्रुप डेटा में आपने अपना अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला था, यह बिल्कुल वही वाली प्रोसेस है। राइट, और तो यह जो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन, और ये एब्सोल्यूट डेविएशन काहे का है, हर एक वैल्यू xi का a के साथ में जो भी अंतर हो रहा है
उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का, राइट। इसको हम बोलते हैं, देखिए, एब्सोल्यूट डेविएशन। और जिस तरीके से हमने उसको डेवलप किया, आपको नहीं लग रहा है कि ये आपके डेटा के अंदर जो भी आपकी वेरिएबिलिटी है उसको वो निकाल देगा। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको पहले बता दें कि यहाँ तो देखिए मैंने मान लिया कि ए हमारा नोन है, लेकिन अब अगर प्रैक्टिस में आप अगर आएंगे तो यूजुअली ए की वैल्यू कहाँ से आएगी ये हमको नहीं पता। यह डिपेंड करता है कि जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटर है या जो भी आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो इंसान उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये उसकी इच्छा है कि उस स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है और उसके अनुसार उसको अपनी ए की वैल्यू को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो हम तो ये पूछेंगे कि अच्छा मुझे ये बताइए, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारे डेटा के अंदर वेरिएशन है वह कम से कम होना चाहिए। तो हम ए की कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिससे कि हमारे इस एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू मिनिमम आ जाए, कम से कम आ जाए। अर्थात अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि अगर आप ए की वैल्यू आप अगर लेते हो अर्थमेटिक मीन, या आप लेते हो मीडियन, या आप लेते हो मोड, या आप कहते हो ज्योमेट्रिक मीन अथवा हार्मोनिक मीन, तो कौन सी वैल्यू को यहाँ पर लेने से एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू सबसे छोटी आएगी, राइट। तो आप अगर ये थोड़ी सी अलजेब्रा करेंगे, बहुत ही एलिमेंट्री अलजेब्रा होती है, तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे निकाल करके नहीं दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन है इसकी वैल्यू हमारी मिनिमम तब होती है जब इसको हम मीडियन के अराउंड मेजर करते हैं। अर्थात कि अगर हम कहें कि ये हमारा कोई भी स्कैटर डायग्राम है, इस डेटा की जो भी यहाँ कहीं मीडियन वैल्यू होगी, उसके आसपास उसके चारों ओर अगर हम अपने डेटा की स्कैटरनेस को देखेंगे तो इस एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू सबसे कम आएगी। अर्थात कि जो हमारा ए की वैल्यू है ये हमारे मीडियन के बराबर होने चाहिए, मीडियन ऑफ डेटा। और उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी मैंने यहाँ पर अपना एब्सोल्यूट डेविएशन देखिए जो डिफाइन किया है, इसी को हम फिर से डिफाइन कर देंगे, राइट। और हम यहाँ पे ए की जगह पे कर देंगे एक्स बार मीडियन, राइट। एक्स बार मीडियन का मतलब यही हमारा है कि ये हमारे डेटा की मीडियन वैल्यू है, राइट। और हम फिर से हर एक ऑब्जर्वेशन का उसकी मीडियन से अंतर निकाल करके हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और हम सारे एब्सोल्यूट डेविएशन का हम अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। तो देखिए ये तो परिभाषा हमारी हो जाएगी अगर हमारा डेटा अनग्रुप्ड है। और उसी तरह से अगर हमारा कंटिन्यूस डेटा है, ग्रुप डेटा है, तो हम वहाँ पे जहाँ पे मैंने लिया था ए, वहाँ पर हम अपना एक्स बार मीडियन को हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपने मीडियन को कंप्यूट किया था तो आपको याद होगा कि आपने अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में मीडियन को अलग तरीके से कंप्यूट किया था। तो यहाँ पर यह बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं तो आप अपनी मीडियन को अनग्रुप तरीके से निकालेंगे, और जब आप अगर ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं तो आप मीडियन को ग्रुप डेटा में जैसे हम मीडियन निकालते हैं वैसे निकालेंगे। और जब हम इसी एब्सोल्यूट डेविएशन को मीडियन के अराउंड मेजर करते हैं तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मीन डेविएशन, राइट। इसका नाम बदल जाता है और यही इसका स्टैंडर्ड नाम है, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन। हाँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे इसके नाम में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मीन, तो मीन का मतलब वो नहीं अर्थमेटिक मीन कि आपको जहाँ पे आपने ये जो एक्स बार मीडियन ली हुई है यहाँ पर आपको मीन लेना, अर्थमेटिक मीन लेना है, ये गलत होगा, राइट। तो इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि जब हम एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की बात करते हैं तो इसमें से जो हमारे डेविएशन होंगे वो अर्थमेटिक मीन के अराउंड होंगे, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका मीन का मतलब क्या है कि आपने हर एक डेविएशन को मीडियन के अराउंड लिया है और जो डेविएशंस आए हैं उनका आपने अर्थमेटिक मीन लिया है, राइट। तो अब आपको देखिए ये जो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन क्या चीज़ आपको बताता है, किस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ये जो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन है ये आपके डेटा की जो स्कैटर्डनेस है उसको मीडियन के आसपास कैसी है या आपकी जो डेटा वैल्यूज़ हैं मीडियन के आसपास कैसे
कंसंट्रेटेड हैं, इसको मेज़र करता है। और कैसे मेज़र करता है? उसके एब्सोल्यूट डेविएशन के टर्म्स में, राइट। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए दो स्कैटर डायग्राम तैयार कर दें, एक देखिए ऐसा और एक ऐसा, देखिए ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप, ये आपका है डेटा 1 और ये आपका है डेटा 2, तो अगर आप डेटा 1 में आप अगर एब्सोल्यूट मीन डेविएशन अगर निकालते हैं से AMD 1 और डेटा 2 में निकालते हैं आप एब्सोल्यूट मीन डेविएशन 2 AMD 2, तो आपको क्या लगता है देखकर कि कहाँ पे आपकी वैल्यू ज़्यादा आएगी? ऑब्वियसली ये देखिए जो स्कैटर डायग्राम है, इसमें देखिए इसकी मीडियन कहाँ पे आएगी? यहाँ कहीं तो आएगी। और यहाँ से आप अगर देखिए तो इसकी जो मैक्सिमम जो दूरी है कितनी है? इतनी तो है बस। और जब आप अगर इस दूसरे डेटा सेट में आएंगे आप अगर, तो इसके देखिए मीडियन यहाँ कहीं पर आएगी। और यहाँ से आप अगर इसको देखेंगे, इसकी जो दूरी है, ये देखिए पहले वाले डेटा सेट से तो ज़्यादा ही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप का ये जो डेटा नंबर 1 है, इसमें से जो AMD 1 की वैल्यू है, ये आपकी AMD 2 की जो वैल्यू से कम होगी, अर्थात डेटा सेट 1 का जो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन है कम होगा और डेटा सेट 2 का जो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन है वो आपका ज़्यादा होगा, राइट। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर आप एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की वैल्यू को देख करके और साथ में आप अपने स्कैटर डायग्राम को देख करके भी आप अपने डेटा के वेरिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, राइट। और ऐसे सोचिए कि ये जो आपने एब्सोल्यूट मीन डेविएशन आपने ये जो यहाँ पे निकाला हुआ है, यह क्या होगी? ये कोई एक ही वैल्यू होगी कि ये बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी? आप अगर यहीं पर देखिए, आप अगर इसी अपने डेटा सेट 2 में अगर आप डेविएशन निकालिए, तो ये आपका D1 हो गया, ये आपका D2 हो गया, ये आपका D3 हो गया, ये आपका D4 हो गया, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे आपके यहाँ पे डेविएशंस हो गए। तो हमने, लेकिन हम जो इंडिविजुअल हमारे हैं डेविएशंस हैं उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। हम खाली जो हमारी एक सिंगल वैल्यू आई है हम उसकी बात करते हैं, राइट। तो अब अगर हमको अपने अर्थमेटिक मीन डेविएशन की वैल्यू को देख करके ये फैसला करना है कि किस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी कम है और किस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, तो आपका नियम बहुत ही सिंपल है। जिस डेटा सेट में एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की वैल्यू या अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू कुछ भी है, वो अगर ज़्यादा आती है तो ज़्यादा आने का मतलब है कि उस डेटा की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। और जिस डेटा सेट में एब्सोल्यूट मीन डेविएशन या एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू कम आती है उसमें हमारे वेरिएबिलिटी कम है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको हम बता दें, स्टैटिस्टिक्स में हम हरदम उस डेटा सेट को या किसी ऐसे टूल को हम प्रेफरेंस देते हैं जहां पर हमारी वेरिएबिलिटी कम से कम आती है। और जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स के टूल होते हैं उनको जो हम डेवलप करने की भी कोशिश करते हैं, तो उसमें उनके डेवलपमेंट में हरदम यह याद हमको रखना पड़ता है कि उनकी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स के टूल का डेवलपमेंट होता है उसमें से एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर किसी भी इंसान ने कोई भी वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए अगर कोई फार्मूला दिया है, तो अगला अगर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है तो वह ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हम अपने डेटा की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम कैसे मेजर करें कि उसकी वेरिएबिलिटी पहले वाले टूल से कम आनी चाहिए, राइट। तो क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएबिलिटी कंट्रोल। तो जो वेरिएबिलिटी कंट्रोल हमारे सांख्यिकी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हम अपने टूल को ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं जो हमको मिनिमम वैल्यू दे, राइट। देखिए ये तो वही वाली बात है ना कि अगर आपके कोई दो दोस्त होते हैं और दोनों दोस्तों से आपने पूछा कि आपको अपने हॉस्टल से रेलवे स्टेशन जाने में कितना समय लगेगा। एक दोस्त ने कहा कि वो 35 से 40 मिनट लगेगा और दूसरे दोस्त ने कहा कि 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में लगेगा। तो अब मुझे आप ये बताइए, इन दोनों चीज़ों में से किसके स्टेटमेंट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली जो आपका दोस्त कह रहा है कि 15 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा उसमें तो वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जो आपका दोस्त कह रहा है कि उसमें 30 से 35 मिनट लगेगा उसमें से वेरिएबिलिटी कम है। तो आप किस दोस्त पर ज़्यादा भरोसा करोगे?
और जबकि आप अगर सोचो तो जो आपका दूसरा दोस्त कह रहा है कि आपको 15 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा, उसके अंदर भी तो 30 से 35 मिनट आता है, राइट। लेकिन आप कहोगे कि जिसके इंसान के जो फैसले होते हैं उसमें से वेरिएशन कम आता है, आप उसको प्रेफर करते हो। और उसी तरीके से हम अपनी स्टैटिस्टिक्स में भी हरदम उस तरह के टूल्स की को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमको हमारा आउटकम मिनिमम वेरिएबिलिटी के साथ में बता सके, राइट। सो फाइनली अब आपको कहेंगे कि अगर हमारे पास 2 डेटा सेट्स हैं और सपोज उनके जो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन हमारे AMD1 और AMD2 आते हैं, तो अगर हमारा आ रहा है AMD1 हमारा AMD2 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो हमारा डेटा सेट 1 है जहाँ से हमने AMD1 को कैलकुलेट किया है, उसके अंदर दूसरे डेटा सेट से जहाँ पर आपने AMD2 को कैलकुलेट किया है उससे ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। अब देखिए, जब आपको इतना अगर समझ में आ गया है, तो अगर हम यहाँ पे आपसे ये कहें कि जिस तरीके से आपने D1, D2 इत्यादि का DN का आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है और उनका आपने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया है, राइट, डिवाइडेड बाय n, तो उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए D1, D2 से DN, इनको हम स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने के बाद में हम सभी का योग निकाल लें और इसको हम अपने टोटल नंबर ऑफ जो हमारे ऑब्जर्वेशन है n, उससे हम डिवाइड कर दें। तो जिस तरीके से आपने इसको निकाला है, ये वाला एक स्टैटिस्टिकल मेजर निकाला है जहाँ से आप अपने डेटा के अंदर छुपी हुई वेरिएबिलिटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से तो आप इस वाले फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं और इसी को ही हम बोलते हैं, इसको हम जो भी हमारा एक डेविएशन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर बेस्ड ऑन स्क्वायर्ड डेविएशन, राइट। और ये आपका क्या था, ये आपका क्या है, मेजर बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन, राइट। तो आज हमने इस लेक्चर में एब्सोल्यूट डेविएशन के ऊपर बेस्ड वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए एक टूल को डेवलप करने की कोशिश करी जो हमारा अर्थमेटिक मीन डेविएशन का, जिसको मैंने उसको नाम दिया, या उसको हम मीन डेविएशन भी कह सकते हैं, लोग उसको कहते हैं, या एब्सोल्यूट मीन डेविएशन भी कहते हैं। सभी का एक ही हमारा प्रैक्टिस में जो टर्मिनोलॉजी में एक ही मतलब होता है, तो चाहे आप एब्सोल्यूट मीन डेविएशन कर दें या आप मीन डेविएशन कर दें, राइट, इसका मतलब यही होता है। और जो दूसरा हमारा मेजर है जो हमारा स्क्वायर डेविएशन पर बेस्ड है, इसको हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब बात ये आती है कि इन चीज़ों को आर में कैसे कंप्यूट किया जाए, राइट। तो उनको कंप्यूट करने के लिए हम अगले अपने लेक्चर में इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हो कि इसको कंप्यूट करना बहुत ही आसान काम है। और ये भी मैं बता दूं कि इसको कंप्यूट करने के लिए आपको कोई डायरेक्ट कमांड आर सॉफ्टवेयर में नहीं है, आपको उसका कमांड लिखना पड़ेगा। और मैं इसीलिए यहाँ पर आज इस लेक्चर को ब्रेक कर रहा हूँ कि आप इस एब्सोल्यूट मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला आपने निकाला है, आप उसको देखिए, समझिए और अपने हाथ से आर सॉफ्टवेयर में इसको कंप्यूट करने का फॉर्मूला लिखिए। और हम अगले लेक्चर में आपको आर सॉफ्टवेयर में इस एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को हम कैसे निकालें, ये मैं आपको निकाल करके बताऊंगा, राइट। तो आप आज एक काम करिए, छोटा सा कोई डेटा सेट लीजिए और उससे आप इस वैल्यू को कंप्यूट करिए और उसका फॉर्मूला लिखिए। और मैं अगले लेक्चर में आपको मिलने फिर से आऊँगा और हम लोग इसी एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को अपने आर सॉफ्टवेयर में कंप्यूट करेंगे, चाहे ग्रुप डेटा के लिए भी और अनग्रुप डेटा के लिए भी, राइट। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।